गांव के चारों ओर फैली हरियाली उस दिन कुछ और ही ताज़ा लग रही थी। आषाढ़ का महीना था। सुबह से ही बादलों ने आसमान को घेर रखा था और दोपहर तक गहरा अंधेरा छा गया था। लोगों को लग रहा था कि रात जल्दी उतर आई है। धान के खेतों में हल्की हवा के झोंके के साथ झूमती बालियां और तालाब में उठती तरंगे एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थीं। गांव के बच्चे बारिश की बूंदों में भीगने के लिए बेचैन थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी के पास चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे, चाय पीते हुए, मौसम के मिजाज पर चर्चा करते हुए। लगता है इस बार अच्छी बारिश होगी, रामनाथ काका ने कहा। हाँ काका, लेकिन रात को सावधानी रखनी पड़ेगी। ये रास्ता फिसलन भरा हो जाएगा। गांव के किनारे रहने वाली सीता अपने छोटे छोटे बच्चों को घर के अंदर समेट रही थी। उसका घर कच्ची मिट्टी का था, ऊपर से छप्पर वाली छत से पानी टपकने की संभावना थी, इसलिए वह बाल्टियाओं और बर्तन रख रही थी। उसका पति मोहन शहर में काम करता था और महीने में एक बार ही घर आता था। सीता के लिए यह रातें अक्सर डर और तन्हाई लेकर आती थीं। बरसात की बूंदें अब मोटी होने लगीं। शाम होते होते बादल गरजने लगे। बिजली चमकती तो पूरा गांव जैसे सफेद रोशनी में नहा जाता। सीता ने अपने दरवाजे की कुंडी बंद कर दी, मिट्टी के दियों में तेल डाला और बच्चों को पास बिठाकर कहानियां सुनाने लगी। गांव के उत्तरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता। बरसात की रातों में तो बिल्कुल नहीं। हवेली कभी ठाकुर साहब की थी, लेकिन उनके शहर जाने के बाद से वह वीरान हो गई। कुछ लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं। आज भी बारिश की पहली तेज बौछार के साथ उस हवेली की टूटी खिड़कियां हिलने लगीं। सीता के बेटे राजू ने पूछा, माँ, उधर हवेली में भूत रहता है क्या? सीता मुस्कुराई। नहीं बेटा, वो बस पुरानी इमारत है। जब लोग डरते हैं तो कहानियां बना लेते हैं। लेकिन सीता खुद भी जानती थी कि वह हवेली रहस्यों से भरी है। बरसात में भीगता हुआ एक अजनबी गांव की ओर आ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना झोला था और हाथ में लालटेन। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे कोई राज छुपाए हों। लोग उसे पहचानते नहीं थे। वह सीधे चौपाल पर आया और वहां खड़े होकर सबको नमस्कार किया। कौन हो भाई? रामनाथ काका ने पूछा। मैं बस राहगीर हूँ, शहर से आया हूँ। रात में आगे नहीं जा सकता। अगर यहाँ कहीं ठहरने की जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। गांव के लोग अजनबियों से आमतौर पर सतर्क रहते थे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसे मना करना भी ठीक नहीं लगा। गोपाल ने कहा, तुम चौपाल में ही रह जाओ, यहाँ ऊपर छप्पर है। अजनबी ने धन्यवाद कहा और एक कोने में बैठ गया। रात गहराते ही बारिश और तेज हो गई। हवेली की टूटी खिड़कियों से आती हवा अजीब सी सीटी बजा रही थी। अचानक वहाँ एक झिलमिल सी रोशनी दिखी, जैसे कोई लालटेन लेकर चल रहा हो। गांव के कुछ लड़के बरसात में भी झांकने निकले। वो साहसी थे और डर के बावजूद मज़ा लेने निकले थे। उन्होंने दूर से देखा, कोई परछाई हवेली के अंदर घूम रही थी। तुमने देखा? रघु ने अपने दोस्त को धक्का दिया। हाँ, कोई तो है वहाँ, लेकिन कौन होगा इतनी रात को? चल, पास चलते हैं। रघु ने कहा। पागल है क्या? माँ ने मना किया था वहाँ जाने से। लेकिन उत्सुकता के आगे डर टिक नहीं पाया। दोनों लड़के धीरे धीरे हवेली के करीब पहुंचे। सीता ने महसूस किया कि उसकी झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट है। उसने दरवाजे पर कान लगाया। बाहर पानी की आवाज़ और किसी के चलने की आहट मिलकर अजीब सा माहौल बना रहे थे। कौन है? सीता ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने दिया हाथ में लिया और खिड़की से झांका। बाहर सिर्फ अंधेरा और बारिश की मोटी परतें। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अजनबी चौपाल में बैठा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार हवेली की ओर उठ रही थीं।
जैसे वह वहां किसी को ढूंढ रहा हो या कुछ पहचान रहा हो। गांव के लोग उसकी बेचैनी नोट कर रहे थे। रामनाथ काका ने पूछा, कहीं तुम उस हवेली के बारे में तो नहीं सोच रहे? अजनबी चौंक गया। आप क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही। लोग कहते हैं हवेली में अजीब चीजें होती हैं। तू भी मत जाना वहाँ। अजनबी ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, कभी कभी अजीब चीजों में ही जवाब मिलते हैं। रघु और उसका दोस्त हवेली के भीतर दाखिल हो चुके थे। अंदर चारों तरफ अंधेरा, टूटी मूर्तियां और मकड़ी के जाले थे, लेकिन बीच में वाकई लालटेन जल रही थी। कोई बूढ़ा आदमी वहां बैठा था, जिसके बाल सफेद और चेहरे पर झुर्रियां थीं। कौन है? बूढ़े ने आवाज लगाई। लड़के डर कर भागने लगे, लेकिन बूढ़ा बोला, मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लड़कों ने धीरे धीरे पास जाकर देखा। बूढ़े के हाथ में एक पुरानी डायरी थी। तुम यहाँ क्यों रहते हो? रघु ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। यह मेरी पुरानी हवेली है। लोग सोचते हैं मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ, बस यहाँ के लोगों से दूर। रात करीब 9 बजे अचानक सीता के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर वही अजनबी खड़ा था जो चौपाल पर बैठा था। मान जी, माफ कीजिए, चौपाल से पानी टपक रहा है। मुझे लगा आप यहाँ मदद कर सकती हैं। एक कोना मिल जाए तो मैं रुक जाऊंगा। सीता सोच में पड़ गई, लेकिन इंसानियत के नाते उसने उसे अंदर बुला लिया। अजनबी ने कहा, धन्यवाद, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। बच्चों को अजनबी अजीब लगा, लेकिन वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। चौपाल पर बाकी लोग अजनबी के गायब होने पर बातें करने लगे। कहीं वो हवेली की तरफ तो नहीं गया? हाँ, उसकी नजरें बार बार उधर जा रही थीं। भगवान करे सब ठीक हो। अजनबी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह उस हवेली का बेटा था, ठाकुर साहब का बेटा, जो सालों पहले शहर चला गया था। अब वह अपने बचपन के घर लौट आया था, लेकिन गांव वालों को यह नहीं बताया। बरसात की रात उसे खींचकर अपने अतीत में ले आई थी। वह सीता के घर बैठा सोच रहा था कि सुबह होते ही हवेली जाएगा और अपने पिता की छोड़ी हुई डायरी को खोजेगा। बारिश अब मूसलधार हो रही थी, बिजली चमक रही थी। हवेली में बूढ़ा आदमी डायरी में कुछ लिख रहा था। सीता के घर में अजनबी सोच में डूबा था। रघु और उसका दोस्त अब भी हवेली के कोने में छिपे थे। गांव का हर घर बारिश की आवाज से गूंज रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह रात सबकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक हवेली के अंदर एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी दरवाजा बंद हुआ हो। बूढ़ा आदमी घबरा गया। रघु और उसका दोस्त चीख पड़े। उसी समय सीता के घर के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। सीता ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ पानी और अंधेरा। अजनबी ने